हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूँ जीएसटी पे, जिसमें अपने एक्ट के सारे पूरा जीएसटी पढ़ रहे हैं। जो मेनली इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज़ एज वेल एज एजुकेशन पर्पज़। ठीक है, तो इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसका फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिए। आप मेरे मोबाइल नंबर पे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लोज 2 कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड का क्या प्रोविज़न है। तो उसमें मैंने लगभग आधे घंटे का वीडियो बनाया था, काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया था। तो उसके बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजोल्व दैट ऑन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। रिफ़ंड आज वाले चैप्टर में हमारा जो करना है वो हमें रिफ़ंड पूरा कंप्लीट करना है, जो चैप्टर 9 सेक्शन 54 में दिया हुआ है रिफ़ंड से रिलेटेड प्रोविज़न। उसके बाद हम डिटेल्ड में जाएंगे सर्कुलर नंबर 125 पे। हुआ क्या आप दोस्तों कि जैसे जब रिफ़ंड का उन्होंने प्रोविज़न तो ले आए थे, बट बाकी चीज़ों की तरह डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज था जीएसटी में रिफ़ंड को लेके कि इसको कैसे क्या प्रोसेस करें। तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो लोग पागल हो गए थे इसमें। मतलब अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो 50 नोटिफिकेशन आए हुए रिफ़ंड के, और उनके पीछे पीछे जो कंसल्टेंट क्लाइंट थे वो भी पागल हो गए। तो इसका बहुत भारी विरोध हुआ कि भाई डिपार्टमेंट कह क्या रहा है, ये पंखा के काम कर रहा है क्या, हर दूसरे दिन रिफ़ंड को रिलेटेड लेके एक नया नोटिफिकेशन। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि डिपार्टमेंट ने फिर एक फाइनल मास्टर सर्कुलर जारी किया था, सर्कुलर नंबर 125। उसमें उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया था रिफ़ंड से रिलेटेड हर एक प्रोविज़न और हर एक प्रोसेस को। और जो वो नोटिफिकेशन आया था उसके साथ ही डिपार्टमेंट ने रिफ़ंड का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया। तो अभी रिफ़ंड सारा ऑनलाइन है, मैनुअली कुछ भी नहीं है। मैनुअली तभी है जब आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हो, डिपार्टमेंट को क्वेरी हो तो ऑफिसर आपको पूछेगा, वो आपको मैनुअल जवाब देना पड़ेगा। अदर देन दैट कुछ भी मैनुअल नहीं है रिफ़ंड में। ठीक है, तो अब हम पहले एक्ट पढ़ेंगे कि एक्ट क्या बोलता है, अलग अलग प्रोविजंस के बारे में। फिर हम सर्कुलर 125 पे जाएंगे, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर जाएंगे हम सर्कुलर नंबर 135 जो शायद 31 मार्च को आया था, मार्च लास्ट में आया था लॉकडाउन के टाइम। उसमें कुछ एक प्रोविज़न जो 125 में थे उसके बारे में कन्फ्यूजन थी, क्लियरिटी थी, तो उसमें कुछ एक चेंजिंग की गई है। तो सबसे रेलिवेंट सर्कुलर 125 ही है, 135 थोड़ा सा चेंजिंग की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 154 पे। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप बोर हो जाओ या आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल पे जाओ, यूट्यूब पे वीडियो पॉज करो, आराम से उठो, पानी वानी पियो, फ़ोन पे व्हाट्सअप चलाओ, फिर वापस आप आके आप देख सकते हो, क्योंकि लाइव तो कुछ है नहीं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 1, इनिशियल से चलते हैं हम। ठीक है, ये सेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है, ओहो ये क्या हुआ, हैंग हो गया, नहीं अब क्या सेक्शन 54 क्या बोलता है। ये सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स और इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्सेस ऑन अदर अमाउंट पेड बाय हिम। मतलब रिफंड में अगर आपने इंटरेस्ट भी दिया है तो चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि आप उसका भी रिफंड ले सकते हो। ठीक है, ये अभी यूज़ नहीं है, अभी तो टैक्सेस पेड का है। इंटरेस्ट का यूज कब होगा, आने वाले 20-30 साल बाद, जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि इंटरेस्ट को भी रिफंड में देना होगा डिपार्टमेंट को। तो सिंस की कोई भी जब सरकार लॉ बनाती है ना, तो वो क्या करती है कि आने वाले 50 साल के बारे में सोच के लॉ बनाती है। अपने भी इनकम टैक्स एक्ट देखते हैं, 1962 में बना था, आज भी रेलिवेंट है।
तो 1962 से अभी 2020 है, 70 साल हो गए। तो उसके हिसाब से ये उन्होंने जो इसमें वर्ड यूज़ लिया है इंटरेस्ट, वो लिया है। अभी आज की डेट में अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर आए। मे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर, ये 2 ईयर की उन्होंने टाइमलाइन दे दी है रेलिवेंट डेट से। 2 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद आपका टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा। तो जो सेक्शन है उसने, चार्जिंग सेक्शन ने ही आपको एक लिमिट दे दी है 2 साल। आपको रिफंड चाहिए, एज पर लो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप विथिन 2 ईयर के में आप रिफंड का अप्लाई करो। इसमें एक चीज़ और है जो अपने सेक्शन 125 में दी हुई है, यहाँ पे जो 2 साल है ना फ्रॉम द मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये मतलब हो गया परफेक्ट एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि RFD 01 में आपने एप्लीकेशन दी, उसमें कुछ कमी थी तो डिपार्टमेंट ने डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया, ठीक है। तो अब जब आप डेफिशिएंसी मेमो का जवाब दे के एप्लीकेशन दोगे फ्रेश, वो 2 साल के पीरियड के अंदर आनी चाहिए। मतलब एप्लीकेशन फुल्ली कंप्लीट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑल। तो हमेशा ध्यान रखो 2 साल से कम 6 महीने पहले, 4 महीने पहले आप रिफंड की एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली डिपार्टमेंट 50 उसमें कमी निकालेगा ही निकालेगा। तो ऐसा ना हो कि आप 2 साल के भरोसे रहो और लास्ट टाइम आप 1 महीने पहले दो, फिर डेफिशिएंसी मेमो आ गया, आप उसका टाइमली जवाब नहीं दे पाओगे और टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा और रिफंड टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये ध्यान देने लायक चीज है प्रैक्टिकल वे में भी। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provision of subsection 6 of section 49 may claim such refund in the return furnished under subsection 3 in such a manner as may be prescribed। हुआ क्या कि जब उनका ओरिजिनल 39 जो था ना, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी GSTR 123, ये उससे रिलेटेड है कि 39 में वो इस तरह से प्रोविजन कर रहे थे GSTR 3 में कि अगर आपका केस लेजर में एक्सेस बैलेंस पड़ा है तो आपको ऑटोमेटिकली रिफंड मिल जाएगा। बट इन प्रैक्टिकली हुआ क्या कि GSTR 3 तो कभी आया ही नहीं, हम आज तक 3B से ही काम चला रहे हैं, जो एक्चुअल में GSTR 3 का एक पार्ट था। दैट वाज नॉट ए रिटर्न। वो तो ठीक है, डिपार्टमेंट ने बाद में सर्कुलर नोटिफिकेशन लाके GSTR 3 बुक को रिटर्न बनाया था अंडर सेक्शन 39। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज की डेट में इस जो फर्स्ट प्रोविजन है उसका कोई यूज़ नहीं है। इसकी जगह आपको नॉर्मल तरीके से ही इलेक्ट्रॉनिक्स केस लेजर में भी रिफंड करना पड़ेगा। आई होप कि सेम इज क्लियर। फर्स्ट प्रोविजन हैज़ नो रिलेवेंस एज ऑन डेट इन प्रैक्टिकल वे। सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि यूनाइटेड नेशन उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन रिफंड ले सकते हैं, प्रैक्टिकली अपने काम का नहीं है, तो आई एम स्किपिंग दिस। सब सेक्शन 3 ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है चार्जिंग का। कल हमने इसका सब क्लोज 2 के बारे में चर्चा की थी, आज हम इसको पूरा करेंगे। मैं सब क्लोज 2 छोड़ दूंगा क्योंकि हम इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ये क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 अभी हम जाके देखेंगे ये पूरा होता ही। सबसेक्शन 10 अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है सर्टेन सिचुएशन कि जब आपको रिफंड मिलने की जगह होल्ड पे चला जाएगा। जैसे आपने 39 नहीं भरा, 39 तो नहीं भरोगे तो आप रिफंड ले ही नहीं सकते नए सर्कुलर के हिसाब से। जैसे कि डिपार्टमेंट का आपसे टैक्स ड्यू है, असेसमेंट कर दिया, आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो डिपार्टमेंट को क्या अथॉरिटी है, वो रिफंड को आपकी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर लेगा। यही मोटा मोटी सेक्शन सबसेक्शन 10 है। ए रजिस्टर्ड पर्सन में क्लेम, रजिस्टर्ड पर्सन ही रिफंड क्लेम कर सकता है, टैक्सेबल नहीं कर सकता। में क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड ITC एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। यहाँ एक क्वेरी मैं उठाता हूँ जो मेरे को 3-4 जन ने पूछा था, जो उनका कन्फ्यूजन था। देखो पहले इसमें कहा हुआ है अनयूटिलाइज ITC का ले सकते हो, करेक्ट। अनयूटिलाइज मतलब जो ITC आपके पास पड़ी है, यूटिलाइज होगी तब तो रिफंड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो 39 में 3B में आपके एडजस्ट हो गई। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एनी टैक्स पीरियड, ये रिलेट करता है कि आपका टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। टैक्स पीरियड
पहले था एक्ट में, फिर इसको आगे चेंज करके टैक्स पीरियड को फाइनेंशियल पीरियड कर दिया। जैसे टैक्स पीरियड फॉर एग्जांपल आप समझो, मेरा 1 महीना मेरा एक टैक्स पीरियड होता है, ठीक है, एज पर लो की बात कर रहा हूँ। मेरा महीना खत्म हुआ 30 को, 20 को मैंने GSTR 3B भरा, फिर उसके बाद में उस लास्ट महीने की मेरी जो भी अनयूटिलाइज ITC है उसका रिफंड ले सकता हूँ, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3। यहाँ टैक्स पीरियड का मतलब ईयर नहीं है, ये देखो, ये जो है ना 2 ईयर, ये और ये टैक्स पीरियड, ये अलग अलग चीज है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आई होप कि सेम इज क्लियर। फर्स्ट प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC शैल बी अलाउड इन द केसेस अदर देन, ये नेगेटिव वाक्य है, सिर्फ आप इन 2 केसेस में ले सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं ले सकते, ठीक है। पहला, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आपने जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन दी है सेक्शन 16 में IGST एक्ट में, उसमें बताया गया है कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट में डिम्ड एक्सपोर्ट भी आ जाएगा। डिम्ड एक्सपोर्ट मतलब मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास औकात नहीं है कि मैं सीधा एक्सपोर्ट करूँ, मैंने मिस्टर ए को माल बेचा कांडला पोर्ट पे डिलीवरी के, और ए वहाँ से सीधा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो मेरा डिम्ड एक्सपोर्ट में आएगा, उस पर भी अनयूटिलाइज ITC का मेरे को रिफंड मिलेगा। आई होप कि सेम इज क्लियर। सेकंड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब हम अगर ब्रीफली करें तो हमें सिर्फ 3 केसेस में रिफंड मिलेगा। फर्स्ट, ये सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 केस लेजर का। सेकंड, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड थर्ड, इन्वर्टेड ड्यूटी। 3 के अलावा कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, जो गया वो गया, सेठ जी के गले में गया, मोदी जी के। फर्स्ट, सेकंड प्रोविजन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो रिफंड ऑन अनयूटिलाइज्ड ITC शैल बी अलाउड इन केसेस वेयर द गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया एक्सपोर्ट तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस होता है, तो फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी और इसका क्या रिलेशन हुआ। तो प्रैक्टिकली दोस्तों होता क्या है कि बहुत बार सरकार एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा देती है। जिस चीज़ की इंडिया में डिमांड ज़्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कम होता है, ये ज़्यादातर होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्री रिलेटेड कमोडिटी, केमिकल्स, वनस्पति ऑयल, जो कम होता है इंडिया में। तो सेक्शन 54 ये बोलता है कि भैया जिस चीज़ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई ना, तो उस पर आपको कोई 1% का रिफंड नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी और IGST अलग चीज़ होता है। एक्सपोर्ट आप IGST पेड करके भी कर सकते हो और LOU पे भी कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ये हमें कैसा पता चलेगी? ये एक्सपोर्ट इनवॉइस से पता चल जाएगी कि भैया उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, तो उस पर ITC आपको नहीं मिलेगा। स्पष्ट लॉ ने मना कर दिया है। नेक्स्ट, थर्ड प्रोविजन, प्रोवाइडेड also that no refund of ITC shall be allowed if the supplier of the goods or service both avail drawback in respect of central tax claim refund of the integrated tax on such supply। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन देता है कि अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हो ना, तो आपको ITC नहीं मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक सिंपल से मीनिंग में हम जाए तो ये होता है कि भाई जब हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर क्या परसेंटेज स्पेसिफाइड होता है, 2%, 3%, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। उन्होंने कस्टम में सारे नोटिफाई कर रखा है। तो अगर ड्यूटी ड्रॉबैक लिया है और किसका, सेंट्रल टैक्स का। ड्यूटी ड्रॉबैक 2 तरह के होते हैं, एक टैक्सेस का, एक नॉर्मल। ये टैक्सेस की बात करता है। अगर आपको नॉर्मल ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, तो वो इसमें नहीं आएगा, एज पर माई ओपिनियन। देखो दोस्तों, मैं एक्ट के सारे आपको सब समझा रहा हूँ, तो इसमें जो मैं डिटेल बता रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन है। इट कुड बी डिफर, क्योंकि लो GST बहुत नया है, 3 साल हुए आए हुए को है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के अलग व्यू है। तो यू कांट से कि भैया आपने बोला था नहीं मिल सकता, तो उन्होंने बोला मिलेगा, तो मिल सकता है भैया। मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक आदमी इसमें एक्सपर्ट है, चाहे हो ना हो वो अलग बात है।
सबसेक्शन 4 ये क्या बोलता है, द एप्लीकेशन शेल बी अकाउंट, ये प्रोसेस की बात करता है। प्रैक्टिकल वे में उसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफली जाएंगे, क्योंकि जब हम सर्कुलर 125 पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब चीज़ें आई हुई है। ए, सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है, ये तो आता ही है नॉर्मल चीज़। एंड सच डॉक्यूमेंट्री सपोर्टिंग, आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहीं पास नहीं किया हुआ। ये बहुत एक खतरनाक चीज़ है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये होता क्या है प्रैक्टिकली, ये किस लिए यूज होता है कि जैसे मैंने कोई माल परचेज किया, ठीक है, अब मैंने उसको सेल कर दिया, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन कर दिया, किसी और को दे दिया, फिर वो उसका आईटीसी लेता है, तो ये नहीं होना चाहिए रिफंड में। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रिफंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन्वर्टेड और एक्सपोर्ट में, ताकि इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ना हो पाए। अदरवाइज क्या होगा कि मैंने आईटीसी आगे लोगों को लेने के लिए भी दे दिया और मैं रिफंड भी ले रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को डबल नुकसान हो गया ना, कि भैया मैंने आईटीसी भी ले लिया और आगे पास ऑन भी कर दिया। सेकंड, प्रोवाइडेड दैट where the amount claim is refund is less than 2 lakh rupees shall not be necessary for the application any documentary evidence वगैरह, ठीक है, डिक्लेरेशन देता है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने रिफंड से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस की, तो उन्होंने ये कर दिया कि भैया आपको तो सारे डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो 2A लगा दो बस। तो 2A लगा दिया तो डिपार्टमेंट आपका देख लेगा कि भैया आपको आईटीसी कहाँ से आया हुआ है, उसको वो वेरीफाई कर लेगा। इसका सेक्शन, इसके लिए सर्कुलर 125 इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रीफली समझे तो इसका मतलब ये है कि 2 लाख से ऊपर के अगर कम के अगर रिफंड है तो आपको कोई कागज़ नहीं देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं देने पड़ेंगे, 2A तो देना पड़ेगा ना, और साथ में डिक्लेरेशन जो एक्ट बोलता है। सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि भैया जब उसके पास रिफंड की आएगी तो एप्लीकेशन, तो जो ऑफिसर है वो आपको रिफंड दे देगा, ठीक है, कोई मतलब रेलिवेंस नहीं है लंबा चौड़ा। 6 क्या बोलता है, सब सेक्शन 5 कुछ भी बोले, बट अगर उसका ड्यूटी का बेनिफिट है वो पास ऑन हो गया है, तब आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये बोलता है, देखो, क्लेम ऑफ रिफंड कैटेगरी में इंक्लूडिंग अमाउंट, नहीं सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, ये आगे है, ये इसमें है सेटलमेंट का, कि मतलब जैसे आपने अगर रिफंड के लिए अप्लाई किया, 0 रेटेड सप्लाई है, तब आपको रिफंड 90% टोटल प्रोविजनल बेसिस पे मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द टर्म एंड कंडीशन। वो सर्कुलर 125 में है। तो प्रोविजनल जो रिफंड है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्ट में सब क्लोज 6 में ही ले आए थे वो, ठीक है। फिर ये है कि भाई 60 डेज की टाइम लिमिट है, पर टाइम लिमिट कब है, ऑल रेस्पेक्ट जब कंप्लीट हो, RFD 01 आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब 60 डेज की टाइम लिमिट है। सबसेक्शन 7, तो अगर अपन रिफंड में देखेंगे ना, तो जो एक्ट है ना उसने भी बहुत सारी चीज़ें कर दी है एक साथ ही। 8 ये बोलता है, जो मैं पहले गलती से आपको बोल दिया था, नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि भैया आपको रिफंड कब मिलेगा, ये देखो कि वो आपकी रिफंड को प्रोसेस करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगी। कब, जब आपका ये A से लेके F तक की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब ये पैसा सरकार को चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। द रिफंडेबल अमाउंट शेल इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द फंड पेड टू द एप्लीकेंट इन सच ए मैनर रिलेटेबल टू 0 rated supply, unutilized ITC, refund either wholly part, refund of tax pursuant of 627, ये इंसिडेंस हो गया, बोर्ड ऑफ काउंसिल, या फिर सॉरी मेरी गलती हो गई, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ये 8 ये बोलता है कि भैया आपको रिफंड मिलेगा सरकार को क्रेडिट होने की जगह, अगर ये 0 rated सप्लाई, ITC जो ऊपर हमने पढ़ा हुआ वही चीज़ उन्होंने घुमा फिरा के वापस ले आए, बोलो। फिर 9 नाउ विथ स्टैंडिंग, ये बोलता है कि भैया जो रिफंड में टाइम लिमिट है वो आगे चली जाएगी अगर टाइम बीइंग इन नो रिफंड
सेल बी फोर्स इन सबसेक्शन 8, मतलब अगर ट्रिब्यूनल वगैरह ने कुछ झमेला किया हुआ है तो वो फिर आगे चली जाएगी। सबसेक्शन 10 क्या बोलता है, वेयर द रिफंड इज ड्यू अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। सबसेक्शन 3 कौन सा था, 54(3), defaulted in furnishing return who is required to pay tax, interest, penalty which is not being stayed in any court, tribunal, appeal authority specified the proper officer। ये withhold कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आपको सरकार को पैसा देना है, इधर आपको रिफंड लेना है, तो जो आपका पीओ है, असेसिंग ऑफिसर है, वो उसको एडजस्ट करके नेट आपको दे देगा। ये बोलता है सबसेक्शन 3। और सबसेक्शन 54 सबसेक्शन 3 भी बोलता है कि भैया रिफंड आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, तो ये सब्जेक्ट है वो। यार क्या बोलता है कि वेयर द ऑर्डर गिविंग राइट टू ए रिफंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील और फर्दर प्रोसेसिंग और अंडर प्रोसेसिंग अंडर दिस एक्ट इज पेंडिंग, कमिश्नर इज likely to in opinion that refund is likely adversely affect the revenue of the said appeal, he may withhold the refund, such may be determined। मतलब आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपस में, अभी डिपार्टमेंट का असेसमेंट नहीं हुआ। देखो ऊपर वाला तो क्या होगा कि जैसे 10 अप्लाई होता है कि जब आपका असेसमेंट हो गया हो या डिपार्टमेंट आपसे पैसे मांग रहे हो। अब एक केस है कि आपका डिस्प्यूट चल रहा है डिपार्टमेंट के साथ, अभी तक असेसमेंट में चल रहा है कोई मैटर, चाहे 3B का हो, नॉर्मल हो, ओपीआ कोई भी प्रोसीडिंग हो, तो अगर कमिश्नर चाहे तो आपका रिफंड रोक सकता है वो। ये कमिश्नर को अथॉरिटी दी गई है सब सेक्शन 11 में। आई होप सेम इज क्लियर। 12 क्या बोलता है, 12 ये बोलता है कि भैया अगर उसको 60 डेज के अंदर पैसा नहीं मिला तो उसको 6% ब्याज मिलेगा। तेरे क्या बोलता है, तेरे ये बोलता है कि एडवांस टैक्स अगर कैजुअल पर्सन से रिलेटेड है कि कैजुअल पर्सन ने एडवांस टैक्स जमा करवा दिया है और अब उसका काम हो गया है, तो उसको रिफंड कैसे मिलेगा, प्रैक्टिकली रिलेवेंट नहीं है। 14 ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये बोलती है कि 1000 रुपये से ऊपर का एक तो रिफ़ंड मिलेगा, उससे नीचे का भैया रिफ़ंड नहीं मिलेगा। फिर एक्सप्लेनेशन दी गई है कुछ सेक्शन के। रिफ़ंड किसको बोलते हैं, रिफ़ंड इंक्लूड रिफ़ंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ जीरो रेटेड डिम्ड एक्सपोर्ट। ये देखो डिम्ड एक्सपोर्ट को उन्होंने रिफ़ंड में ले लिया। फिर रेलिवेंट डेट क्या होती है, जो मैं ऊपर बताया था 2 साल। 2 साल इसमें क्या अलग अलग प्रोविज़न दिए हुए हैं कि कब कौन सी रेलिवेंट डेट मानी जाएगी। पहली, अगर एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया हुआ है तब क्या होगी, अगर सी या एयर से किया है तब ऑन द डेट ऑन विच शिप और एयरक्राफ्ट गुड्स आर लोडेड एंड लीव इंडिया, जिस दिन विशल इंडिया को छोड़ के चला गया है तब। अगर बाई लैंड से किया ट्रक से, तो जिस दिन बॉर्डर पार किया है उस दिन इंडिया का। फिर अगर पोस्ट से किया है तो पोस्ट ऑफिस ने जिस दिन डिस्पैच कर दिया है आउट ऑफ इंडिया तब। तो ये 3 केसेस तो डील करते हैं जब आपका एक्सपोर्ट हुआ है आउट ऑफ इंडिया गुड्स में। ये देखो गुड्स। बी किस में डील करता है, बी डील करता है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स एज डिम्ड एक्सपोर्ट वेयर द रिफंड इज अवेलेबल इन द रेट ऑफ गुड्स द गुड्स ऑन द रिफंड इज। डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में कब होगा कि जब आपने डिम्ड एक्सपोर्ट कर दिया है, मतलब माल सप्लाई कर दिया है, अब उसके बाद वो 2 महीने बाद भी एक्सपोर्ट करें तो भी आपको मतलब नहीं है, आपकी रिलेवेंट डिम्ड एक्सपोर्ट वाले दिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, सर्विसेज के बारे में बोल रहा है। सर्विसेज के बारे में कब होगी, रिलेवेंट डेट जिस दिन पेमेंट आ गया है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। इश्यू ऑफ इनवॉइस या दोनों में से अर्लियर, ठीक है। फिर हो गया ये कोई जजमेंट से रिलेटेड होता है तो जिस दिन जजमेंट आया है उस दिन से रिलेवेंट डेट होगी। फिर सब सेक्शन 3 का होता है 50(3), तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द क्लेम ऑफ द रिफंड
अराइज कब होगा, एंड ऑफ द, ये बहुत डिस्प्यूटेड चीज़ है, इसके बारे में हम कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रोविजनली दिया है तो फाइनल असेसमेंट की डेट आपकी रिलीवेंट डेट हो जाएगी। अदर देन सप्लायर है और कोई मैटर है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये हो गया अपना सेक्शन 54। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है। तो पहले मेरी प्लानिंग थी कि 125 इसके साथ ही ले लूँगा, बट नाउ आई थिंक कि मेरे को 125 सर्कुलर का अलग से लेना चाहिए। तो उसका तीसरा वीडियो आज रात को या कल मॉर्निंग में मैं डाल दूँगा। तो कल मॉर्निंग तक मोस्ट प्रोबेबली आपका मैं रिफ़ंड पूरा 54 कवर कर लूँगा। दिन आफ्टर हम लोग उसके नेक्स्ट सेक्शन के मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप कि आपकी ये काफ़ी समझ में आएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।